हेलो स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अभिकेंद्र त्वरण पढ़ा था, वृत्तीय गति पढ़ी थी, कोणीय वेग पढ़ा था। आज क्या पढ़ेंगे हम? अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल क्या होता है भाई? जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है, जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है, या ये कहें कि जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो उस कण पर एक बल कार्य करता है। ठीक है, जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तब उस कण पर वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है। उसी बल को क्या कहते हैं? हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है, ठीक है, वृत्तीय पथ पर गति करता है तो कहीं भी वो पिंड उस पर वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, जो उसकी दिशा को लगातार बदलता रहता है। ठीक है, वृत्त के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, उसी बल को क्या कहते हैं? हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। और अभिकेंद्र बल कितना होगा भी? F बराबर कितना होता है? m में होता है। और अभिकेंद्र त्वरण के हमने फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था? v²/r। तो एक ही जगह रख दीजिए, कितना? v²/r। तो फॉर्मूला क्या बन गया? एक तो ये बन गया mv²/r, ये अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला है, F बराबर mv²/r। दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है भाई? F बराबर क्या निकाला है हमने? m में है, और ए का दूसरा फॉर्मूला हमने क्या निकाला था? r ओमेगा स्क्वायर। एक ही जगह हमने r ओमेगा स्क्वायर रखा, तो कितना आ गया? F बराबर mr ओमेगा स्क्वायर। लीजिए, ये दो फॉर्मूले बनते हैं हमारे अभिकेंद्र त्वरण के, सॉरी अभिकेंद्र बल के। एक तो F बराबर mv²/r और दूसरा बनता है F बराबर mr ओमेगा स्क्वायर। जहाँ m क्या होता है? उस पिंड का द्रव्यमान होता है, v क्या होता है? उस पिंड का रेखीय वेग होता है, और r क्या होती है? उसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या होती है। दूसरा फॉर्मूला निकाला हमने F बराबर mr ओमेगा स्क्वायर। इसमें भी m क्या उस कण का या पिंड का द्रव्यमान है, r उसके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या है, और ओमेगा क्या है? उसका कोणीय वेग होता है। तो एक फॉर्मूला हमारा कोणीय वेग के पदों में है और एक फॉर्मूला रेखीय वेग के पदों में है। F बराबर mv²/r और F बराबर mr ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा अभिकेंद्र बल है। सही है। अब देखते हैं हम वृत्तीय गति के कुछ उदाहरण। वृत्तीय गति कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? देखिए, वृत्तीय गति देखने को मिलती है जब किसी मोड़ पर कोई गाड़ी, कोई कार या कोई बस, कोई ट्रक मुड़ता है, तो वहाँ भी क्या होती है? वृत्तीय गति होती है। और वृत्तीय गति वहाँ पर ही संभव है जहाँ पर क्या लग रहा हो? अभिकेंद्र बल लग रहा हो। बिना अभिकेंद्र बल के वृत्तीय गति संभव नहीं है। सही है, चाहे वो किसी न किसी रूप में उस पर लग रहा हो, पर अभिकेंद्र बल मिलेगा उसे। तो जब कोई गाड़ी मोड़ पर घूमती है तो उसे अभिकेंद्र बल वो कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, तो अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है भाई? उसे प्राप्त होता है अभिकेंद्र बल उसके टायर और ज़मीन के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल से। ठीक है, कोई गाड़ी घूमती है मोड़ पर ऐसे, ठीक है, गाड़ी आ रही है अंदर की ओर ऐसे, तो उसके टायर कोशिश करते हैं बाहर की ओर जाने की, टायर बाहर की ओर जाने का प्रयास करते हैं, पर घर्षण बल कैसा लगता है? हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। टायर बाहर की ओर जाने का प्रयास करते हैं तो घर्षण बल कैसा लग रहा होगा? अंदर की ओर लग रहा होगा, अर्थात इसके जो वृत्ताकार पथ बन रहा है उसके केंद्र की ओर लग रहा होगा। तो यहाँ पर घर्षण बल ही उसे क्या प्रदान करता है? अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तभी तो देखा होगा जब सड़कें गीली होती हैं वहाँ पर अक्सर मोड़ पर क्या है? गाड़ियाँ फिसल जाती हैं। उसका रीज़न क्या होता है? यही होता है कि जब सड़क गीली होती है तो वहाँ चिकनी हो गई है, चिकनी होने से क्या हो जाता है? घर्षण बल कम हो जाता है, और जब घर्षण बल कम हो जाता है तो उसे घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं मिल पाता, वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं मिल पाता, जिससे क्या वहाँ गाड़ी वो फिसल जाती है। ठीक है, तो गाड़ी जब सड़क पर घूमती है तो उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल का किससे मिलता है? ज़मीन और टायरों के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल से मिलता है। ठीक है, अब क्या है भाई? एक डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन हमारा, उनकी किसी पिंड की क्षैतिज वृत्त में गति। क्षैतिज वृत्त में गति कैसी होती है भाई? कोई पिंड लें हम और उस पिंड को डोरी से बांध कर, इसे ऐसे समझे, ऐसे घुमाएं उसे, ये क्या है भाई? वृत्तीय गति है। यानी ये वृत्त कैसे बन रहा है? क्षैतिज तल में बन रहा है। तो क्षैतिज वृत्तीय पथ में गति
अभी देखिए ज़रा ध्यान से देखें हम इसे, तो ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा कि ये डोरी जब हम इसे घुमा रहे हैं तो ऐसे घूम रही है, तो ये किसका निर्माण कर रही है? अगर पूरी आकृति को ध्यान से देखें तो ये क्या बना रही है? शंकु बना रही है। यानी जब किसी पिंड को हम किसी हल्की डोरी से बांधकर उसे क्षैतिज वृत्त में घुमाते हैं तो यह एक शंकु का निर्माण करती है। इसे क्या कहते हैं? इस पूरे समायोजन को हम शंकुलोलक कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि शंकुलोलक क्या होता है, तो शंकुलोलक होता है जब किसी हम भारी पिंड को किसी हल्की डोरी में बांधकर उसे क्षैतिज वृत्त में घुमाते हैं तो वो किसका निर्माण करती है? एक शंकु का निर्माण करती है। ठीक है, तो इस पूरे समायोजन को क्या कहते हैं? हम शंकुलोलक कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें जो निकालना है वो डोरी से बंधे पिंड की क्षैतिज वृत्त में गति निकालनी है। एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो करना है। तो हमने मान लिया भाई, क्या माना है कि एक एल लंबाई का धागा है, एल लंबाई की डोरी है, उससे हम एम द्रव्यमान के किसी पिंड को बांधकर आर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त में घुमा रहे हैं। आर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त में घुमा रहे हैं। ठीक है, तो माना इस समय जो डोरी है वो ऊर्ध्वाधर से कितने अंश का कोण बनाती है? वो थीटा कोण बनाती है ना। देखिए ऐसे ऐसे जब हम घुमाएंगे तो ये डोरी कैसी होगी? तिरछी होगी ना। ये ऐसे एंगल बना रही है, तो हमने यही माना है कितना कोण बनाती है? थीटा कोण बनाती है। कितनी त्रिज्या के वृत्तीय पथ में चक्कर लगा रहा है? ये 8 त्रिज्या के। सही है, तो भाई इसका तनाव ऊपर की ओर कार्य कर रहा होगा टी। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। और इसका जो भार होगा mg वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य कर रहा होगा। तो हम इसके तनाव को दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। ये घटक कितना होगा इसका? टी कोस थीटा। और ये घटक कितना होगा इसका? टी साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए टी कोस थीटा क्या है? इसके भार को संतुलित करता है, क्योंकि टी कोस थीटा ऊपर की ओर लग रहा है और भार mg नीचे की ओर लग रहा है। तो लिखेंगे हम कितना? टी कोस थीटा बराबर mg। क्वेश्चन फर्स्ट हो गई है। और ये लंबाई की डोरी थी। और देखिए टी साइन थीटा किसकी ओर लग रहा है? वृत्त के केंद्र की ओर लग रहा है। और केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है? भी अभिकेंद्र बल लगता है। अर्थात टी साइन थीटा इस कण को वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए क्या प्रदान करता है? अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। अर्थात टी साइन थीटा बराबर होगा किसके? अभिकेंद्र बल के, यानी mv²/r के। क्वेश्चन सेकंड हो गई है। सही है। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 को भाग कर रहे हैं 1 से। तो समीकरण 2 कितनी है भाई? हमारे पास है टी साइन थीटा बटे टी कोस थीटा बराबर होगा किसके? mv²/r और बटे में mg। टी से टी कैंसिल हुआ, m से m कैंसिल हुआ, तो कितना आया भाई? ये साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर v²/rg। यही आया ना। v क्या है? इसमें रेखीय वेग है या उसकी चाल है, और चाल बराबर कितना होता है? दूरी बटे समय। अब ये बताइए भाई, ये एक पूरा चक्कर करने में कितनी दूरी तय करेगा भाई? कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो एक पूरा चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा? अपनी परिधि के बराबर। ठीक है, तो हम v बराबर लगा सकते हैं। v बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय। तो एक चक्कर में चलेगी दूरी कितनी होगी? 2πr। और एक चक्कर का समय कहलाता है आवर्तकाल t। तो हम v की जगह कितना रख सकते हैं? और साइन थीटा का मान निकालो इस त्रिभुज से। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है इसका? r, और कर्ण क्या है? l। तो साइन की जगह रख दिया हमने लंब बटे कर्ण, यानी r/l बटे में कितना? cos थीटा। और v की जगह वैल्यू रखी हमने ये 2πr/t की होल घात 2 बटे में rg।
सही है। तो कितना हो गया ये, आर बटे एल कोस थीटा बराबर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटे टी स्क्वायर आर जी। सही है। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। हमें मान निकालना टी का, तो टी स्क्वायर को उधर ले आओ, तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर और बटे में कितना आर जी, और सॉरी एल कोस थीटा ऊपर, एल कोस थीटा। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 4 पाई स्क्वायर एल कोस थीटा अपोन में कितना जी, यानी अब कितना निकल के आया, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल कोस थीटा अपॉन जी। लीजिए, क्षैतिज वृत्त में गति करते हुए किसी पिंड के आवर्तकाल के लिए सूत्र आ गया है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल कोस थीटा अपॉन जी। थ्योरी में क्या लिखेंगे कि माना एम द्रव्यमान के किसी पिंड को एल लंबाई की किसी डोरी से बांधकर क्षैतिज वृत्त में एक समान चाल v से घुमाया जा रहा है। ठीक है, तब किसी क्षण डोरी ऊर्ध्वाधर से कितने अंश का कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। तब हम पिंड के डोरी के तनाव को दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। ऊर्ध्वाधर घटक टी कोस थीटा जो पिंड के भार को संतुलित करता है, और क्षैतिज घटक टी साइन थीटा जो वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, जो पिंड को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो हमने वही लिखा है, टी कोस थीटा बराबर एम जी के रख दिया है, और टी साइन थीटा बराबर अभिकेंद्र बल के यानी एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। समीकरण 2 को 1 से भाग कर दिया है, टी से टी कैंसिल हो गया है, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर आया वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब यहाँ हम v को खोल सकते हैं, v बराबर होगा दूरी बटे समय। दूरी कितनी होगी भाई, 2 पाई आर होगी, एक चक्कर में चलेगी दूरी, एक चक्कर का समय होता है आवर्तकाल t। तो हमने v की जगह रख दी वैल्यू, और साइन थीटा को खोल दिया लंब बटे कर्ण में। लंब कितना है r है और कर्ण कितना है l है, रख दिया ये मान। अब हमें जो कट रहा था काट दिया, हमें किसका मान निकालना था, t का मान निकालना था, तो t को एक साइड कर लिया, बाकी सबको एक साइड कर दिया है। तो फॉर्मूला निकल के कितना जाता है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल कोस थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो ये डेरिवेशन था। ठीक है, उसके आगे क्या है भाई, उसके आगे बचता है अब अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल या छदम बल क्या होता है, देखिए अपकेंद्र बल क्या होता है। कई बार हमें दूर से देखने पर कुछ वस्तुओं पर ऐसा आभास होता है कि उस वस्तु पर कोई बल कार्य कर रहा है, परंतु उस वास्तव में उस वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा होता। ठीक है, अपकेंद्र बल क्या होता है, यानी कई बार हमें दूर से देखने पर ऐसा आभास होता है कि किसी उस वस्तु पर कोई बल कार्य कर रहा है, परंतु वास्तव में उस वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा होता है। तो उस आभासी बल को ही हम क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल अथवा छदम बल कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ज़रा, कोई गेंद रखी है, किसी गोल मेज पर रखी है। ठीक है, उस गोल मेज, वो गोल मेज अचानक से घूमना शुरू कर दें, तो हम देखेंगे कि वो गेंद बाहर की ओर गिर जाती है। बाहर की ओर गिर गई, क्यों गिर गई भाई, दूर खड़ा हुआ व्यक्ति ये सोचेगा, दूर खड़े हुए व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि उस गेंद पर कोई बल लग रहा है बाहर की ओर, जिसके कारण वो गिरी है। ठीक है, परंतु वास्तव में उस पर कोई बल लग ही नहीं रहा है। तो अब जब लग नहीं रहा है तो गिरी किसके कारण है, वो गिरी है भाई अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया के कारण, क्योंकि अभिकेंद्र बल लग रहा होता है अंदर की ओर, और अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया लग रही होती है बाहर की ओर। तो वो अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया के कारण बाहर की ओर गिर जाती है। तो कह सकते हैं कि अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया ही क्या कहलाती है, अपकेंद्र बल कहलाती है। ठीक है, कई बार क्या होता है, जब मोड़ पर गाड़ी मुड़ती है तो गाड़ी जिधर को मोड़ती है उसके विपरीत दिशा में हमारी बॉडी झुक जाती है। तो दूर खड़े हुए व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति पर बाहर की ओर कोई बल लगा है, वहाँ भी वास्तव में उस पर कोई बल नहीं लगा होता है, वो अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया के कारण ही बाहर की ओर झुक जाता है। तो उस ऐसे आभासी बल को क्या कहते हैं हम, अपकेंद्र बल अथवा छदम बल कहते हैं। ठीक है, यानी दूर से देखने पर कई बार आभास होता है कि इस वस्तु पर कोई बल कार्य कर रहा होता है, परंतु वास्तव में उस वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा होता है। तो उस बल को क्या कहते हैं हम, आभासी बल को क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल। ठीक है, वास्तव में अपकेंद्र बल क्या होता है, अभिकेंद्र बल की
प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। तो जो फॉर्मूलेज पढ़ाए हैं और जो डेरिवेशन कराए हैं, ज़्यादा डेरिवेशन है ही नहीं इसमें, एक ये डेरिवेशन था, एक रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध था, तो उन डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है।